Good afternoon, all of you. Today, our topic is divisible profit and dividend. पहले हमें ये पता होना चाहिए डिविडेंड का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई आइडल पैसा पड़ा हुआ है और जो पैसा मैं कंपनी को देता हूँ, कंपनी उसे इन्वेस्ट करती है अपने ऑपरेशंस में. अब जो मैंने पैसा कंपनी को दिया, मैंने इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाया था. कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो परेशान ना हो या कि उन्हें उनके पैसे पे कुछ ना कुछ मिलता रहे, तो कंपनी उन्हें इन अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड देती रहती है उनकी इन्वेस्टमेंट पे, अर्निंग पे. जितने उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनके बेसिस पे उन्हें डिविडेंड मिलता रहता है. डिविडेंड ये माना जाता है कि हम शेयर होल्डर हैं उस कंपनी के, हम ओनर माने जाते हैं कंपनी के. तो डिविडेंड इज़ अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन. जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जो लास्ट में नेट प्रॉफिट निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलने के बाद एक स्टेटमेंट बनती है, डैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिविडेंड देते हैं. तो डिविडेंड इज़ अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन. अगर मैं किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता हूँ और डिबेंचर से वो कंपनी मुझे इंटरेस्ट पे करती है, तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट कंपनी देगी. कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, कंपनी मुझे इंटरेस्ट देगी. तो कंपनी के लिए वो एक्सपेंस है. इंटरेस्ट इज एक्सपेंस फॉर द कंपनी एंड डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन फॉर द कंपनी. तो इस चैप्टर के अंदर हमने डिविडेंड पढ़ना है. डिविडेंड होता क्या है, इसके अंदर आपके रूल लगते हैं. कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 2014. ये आपको बता रहा है कि डिविडेंड होता क्या है. डिविडेंड के अंदर इंटरिम डिविडेंड आएगा. इंटरिम डिविडेंड हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है. डिविडेंड का मतलब होता है कि जो पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर या मेंबर को पे कर रही है out of profit, that is dividend. It is a share of profit of dividend of the company. ये डिविडेंड पे किया जाता है शेयर होल्डर को इन प्रपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग. जितने आपके पास शेयर्स होंगे उसके बेसिस पे आपको डिविडेंड मिलेगा. अब डिविडेंड, अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स है और एक बंदे का प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो प्रेफरेंस शेयर को पहले प्रेफरेंस मिलेगी, उसके बाद आपको डिविडेंड मिलेगा. तो उसके अंदर यही बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर ऑलवेज पेड द डिविडेंड इन प्रेफरेंस टू द इक्विटी शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस दी जाती है. प्रेफरेंस शेयर ऑनर नहीं माने जाते, इक्विटी शेयर ऑनर माने जाते हैं कंपनी के. ये सारी की सारी प्रोविजंस आपको कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, बट एक्सेप्ट वो कंपनी को नहीं करनी पड़ेगी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की कंप्लाइंसेस. सेक्शन 8 कंपनी की जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है उन्हें इस डिक्लेरेशन के प्रोविजंस को अप्लाइंस करने की ज़रूरत नहीं है. अब डिविडेंड कितने तरह के होते हैं. डिविडेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन. एक होता है फाइनल डिविडेंड. फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है जब हमारा एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है. फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद जब हमारी एजीएम होती है, एजीएम के अंदर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है. ये प्रपोज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, बट ये फाइनलाइज होगा बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा. एजीएम उसे बोलते हैं फाइनल डिविडेंड. तो एजीएम साल में एक बार होती है, तो फाइनल डिविडेंड एक ही बार होगा. नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड कभी भी प्रपोज कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. जैसे हर क्वार्टरली प्रपोज कर दे, जैसे अप्रैल मई जून के बाद जुलाई में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हमें डिविडेंड देना चाहिए, तो कंपनी डिविडेंड दे देगी. डेट इज इंटरिम डिविडेंड.
इन बिटवीन कहीं भी डिविडेंड दे रहे हो, डेट इज इंटरिम डिविडेंड विच इज प्रपोज एंड फाइनलाइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. द डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन द टू AGM इज इंटरिम डिविडेंड. AGM के बीच में जो भी आप डिक्लेयर करोगे वो इंटरिम ही होगा. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन शेयर्स. अगर प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें और इक्विटी शेयर्स की, प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव. नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि जिस प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड उस साल अगर पे हो गया, ठीक है, तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि मान लो कंपनी इस साल डिविडेंड नहीं पे कर पाई, तो उनका एरियर बन जाता है और वो अगले साल पे होता है. ऐसा नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर नहीं है. डिविडेंड कैन बी एरियर फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर, पिछले कितने साल का भी हो सकता है. कंपनी पे करेगी सारा डिविडेंड जब कंपनी डिक्लेयर कर रही है. दूसरी बात, अगर कंपनी ने 2 साल हो गए और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया या डिविडेंड पे नहीं किया, तो उस केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनका वोटिंग राइट आ जाएगा. वैसे जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग राइट नहीं होता, इक्विटी शेयर्स का वोटिंग राइट होता है. प्रेफरेंस शेयर का वोटिंग राइट तब आता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, मतलब उनका कोई इंटरेस्ट डिफीट हो रहा है, उन केस में प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड आता है, राइट आता है वोटिंग के अंदर. तो अगर आपने 2 साल हो गए और प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं पे किया, तो उनका राइट आ जाएगा वोटिंग के अंदर, वो भी डिसीजन का पार्ट बन जाएंगे. नेक्स्ट है डिविडेंड का मतलब क्या होता है और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है. मैंने आपको बताया था डिविडेंड का मतलब क्या होता है. डिविडेंड हम मेंबर को देते हैं जिस बंदे ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया, इक्विटी या प्रेफरेंस में. बट इंटरेस्ट हम उन्हें देते हैं जो हमारी कंपनी के डिबेंचर्स लेगा या लॉन्ग टर्म बोरिंग, या हमने बोरो किया उस बंदे से, तो उस केस में एक इंटरेस्ट डेट बन जाता है, बट डिविडेंड डेट नहीं होता. डिविडेंड डेट तब बनता है जब कंपनी डिक्लेयर कर देती है कि हम इतना डिविडेंड पे करेंगे. जब एक बार कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया तो कंपनी की ऑब्लिगेशन बन जाती है, कंपनी पैसा देगी. इंटरेस्ट आप पे कर सकते हो कंपनी के एसेट्स में इसको बेच के, बट डिविडेंड कंपनी को एसेट्स को बेच के नहीं होगा. जब डिक्लेयर होगा आउट ऑफ प्रॉफिट, डिक्लेयर तभी होता है जब कंपनी का प्रॉफिट होता है, तो कंपनी का जब प्रॉफिट होगा तो ही डिक्लेयर होगा. जब डिक्लेयर हो गया तो इन्हें कंपलसरी पे करना पड़ेगा. इंटरेस्ट होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को डिवाइड करना, क्योंकि वो हमारे शेयर होल्डर हैं, हमारे ओनर हैं, तो उन्हें हम पैसा दे रहे हैं, वो उनकी अर्निंग है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. इसके अंदर यही आपको बताया हुआ है. डिविडेंड हम पे करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स को. इंटरेस्ट हम पे करते हैं डिवेंचर और लॉन्ग टर्म बोरिंग या शॉर्ट टर्म बोरिंग, या कोई हमने फिक्स डिपॉजिट लिया है. इंटरेस्ट डेट माने जाते हैं, बट डिविडेंड डेट बन जाते हैं जब डिक्लेयर हो जाते हैं. मैंने आपको पीछे भी बताया कि कंपनी अगर डिक्लेयर नहीं कर रही तो कोई दिक्कत नहीं है. जब कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया, इट बिकम अ डेट फॉर द कंपनी को पे करना पड़ेगा. जो इंटरेस्ट पे करोगे वो कंपनी एसेट्स के में से पे करोगे. जो डिविडेंड है वो कंपनी एसेट्स में से नहीं पे होगा. वो जर्नली डिक्लेयर ही तब होता है जब प्रॉफिट होता है कंपनी के पास. इंटरेस्ट होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बट डिविडेंड होता है एक एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का. अब आगे हम स्टडी करते हैं इसके अंदर डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है, पे होता है. पहली बात है, अभी हमने पढ़ा कि डिविडेंड डिक्लेयर कौन करता है, कंपनी करती है अंडर सेक्शन 123 बोर्ड मीटिंग के अंदर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं. जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड कर दिया तो उस केस में उसके 5 दिन के अंदर हमें उस पैसे को डिपॉजिट कराना होता है एक सेपरेट अकाउंट के अंदर.
सेपरेट डिविडेंड अकाउंट खोल के 5 दिन के अंदर हमें जमा कराना होता है, और जब डिक्लेयर किया उसके 30 दिन के अंदर हमें इसे पेमेंट करनी होती है। कई बार क्या होता है कि पैसा अनपेड रह जाता है, शेयर होल्डर हमें मिलते नहीं हैं। अगर शेयर होल्डर नहीं मिले तो नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर हमें इस पैसे को एक फंड में डालना होता है, जैसे बोलते हैं अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर डालना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि कंपनी ने 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, बट कुछ रह गए जिनकी पेमेंट 7 दिन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुई, तो कंपनी को एक 90 दिन का टाइम मिलता है कि भाई एक तो पब्लिश कर दो कौन कौन से शेयर होल्डर हैं जिनका पैसा अनपेड है, उनके एड्रेसेस, ठीक है, और उसके बाद अनपेड अमाउंट कितना है, और 90 दिन का टाइम है। 90 दिन के अंदर आप इनका पैसा सेटल कर दो विद इंटरेस्ट के साथ। ये 90 दिन का टाइम है कि इनका पैसा 90 दिन के अंदर पैसा दे देंगे। अगर ये 90 दिन के अंदर पैसा नहीं देते तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, उस पैसे को विद इंटरेस्ट के साथ इस अकाउंट में ट्रांसफ़र मारना पड़ेगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट ये 7 साल तक रहेगा कंपनी की बुक्स के अंदर। 7 साल के बाद अगर 7 साल तक कोई नहीं लेने आया तो इसका मतलब वो बंदा या तो एग्जिस्ट ही नहीं करता या तो उसे पता ही नहीं है। तो 7 साल टाइम पीरियड देती है कि कंपनी के पास 7 साल तक जाके आप पैसा ले सकते हो। बट अगर आप 7 साल तक ही नहीं गए डिविडेंड लेने कंपनी के पास, तो कंपनी वो पैसा ट्रांसफ़र कर देगी डिविडेंड। वो पैसा जो डिविडेंड का होगा वो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी अंडर सेक्शन 124 सबसेक्शन 5। ये पूरा आगे हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर कैसे पैसा जाता है, कहाँ इन्वेस्ट होता है, किस चीज़ के लिए होता है। एक ब्रीफ आइडिया दे दूँ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का मतलब होता है कि इन्वेस्टर को अवेयरनेस के लिए जो खर्चा होगा, इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए जो पैसा होगा, ये वहाँ पे यूटिलाइज होगा। अब जो हम डिविडेंड दे रहे हैं उसका सोर्स क्या होगा, सेक्शन पढ़ रहे हैं 123 सब सेक्शन 1। इसके अंदर आपको सोर्स बताया हुआ है। देखो इस साल के डिविडेंड में से दे दोगे, कंपनी का जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वहाँ से डिविडेंड दे दोगे। कंपनी का कोई पिछले साल का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो वहाँ से दे सकते हो, या कुछ पैसा प्रोवाइड किया सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने डिविडेंड देने के लिए, या गारंटी प्रोवाइड की है, तो उस केस में वहाँ से आप दे सकते हो डिविडेंड। नेक्स्ट है, कैन कंपनी पे डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट होता क्या है, देखो कैपिटल प्रॉफिट अराइजेस फ्रॉम कैपिटल सेल ऑफ कैपिटल एसेट। जब कोई कैपिटल एसेट बेचते हो उससे जो पैसा आता है वो उसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। क्या उससे हम डिविडेंड दे सकते हैं जो हमें प्रॉफिट आ गया, तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पे आप दे सकते हो, अदरवाइज कैपिटल प्रॉफिट यूज़ नहीं होता। पहली कंडीशन है कि कैपिटल प्रॉफिट रियलाइज होना चाहिए, मतलब उस एसेट को बेच के पैसा रिसीव हो जाना चाहिए। आपका आर्टिकल मेंशन करेगा, परमिट करेगा कि भाई तुम डिक्लेयर कर सकते हो। सरप्लस अगर बचा है आफ्टर वैल्यूइंग एसेट्स और लायबिलिटी, कंपनी अपने एसेट्स और लायबिलिटी को वैल्यू करेगी, उसके बेसिस पे जो सरप्लस बचा है तो उस केस में कंपनी दे सकती है, तो उस केस में यूटिलाइज हो सकता है। बट प्रोवाइडेड डिविडेंड पे नहीं होता, कोई रीवैल्यूएशन हो रही है एसेट्स की, क्योंकि वो रियलाइज नहीं होता, ये सरप्लस एक्चुअली रियलाइज नहीं होता कि एसेट की वैल्यू बढ़ गई, जब तक हम बेचते नहीं तब तक रियलाइज नहीं होता। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो उस केस में आप दे सकते हो पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। ट्रांसफर टू रिजर्व अंडर प्रोविजन प्रीवियस एक्ट। फर्स्ट प्रोविजन बोलता है आपको
कि आप जितना मर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हो बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। हर एक कंपनी जितना मर्जी डिक्लेयर कर सकती है अपना, कोई भी आपने ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट में से फ्री रिजर्व के अंदर, वो डाल सकते हो आप। इसका कोई भी मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफ़र टू रिजर्व इन पास्ट ईयर। कई बार क्या होता है कि हमारे पास पैसा नहीं होता बट फिर भी हम डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, तो क्या हम पिछले साल जो हमने प्रॉफिट को डाला था रिजर्व के अंदर उसमें से दे सकते हैं? तो हाँ, आप बिल्कुल दे सकते हो। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेकेंड प्रोविजो और थर्ड प्रोविजो। सेकेंड एंड थर्ड प्रोविजो आपको बताता है कि हम कर सकते हैं अगर कंपनी के पास इन एडुकेसी इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशंस क्या क्या हैं? पहली तो बात यही कह रहा है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर पिछले 3 साल में किया है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पिछले 3 साल की मैंने एवरेज की और एवरेज रेट बना 15%, तो मैं 15% तक डिविडेंड दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। ये रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे आपने पिछले साल डिविडेंड ही नहीं डिक्लेयर किया कभी, तो जितना मर्जी कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है कंपनी विड्रॉ कर सकती है अपने पास्ट ईयर प्रॉफिट्स में से बट नॉट एक्सीडिंग 10%। 10% मतलब 1/10 ऑफ किसका? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, जो ऑडिटेड बैलेंस शीट के बेसिस पे जो दिखा रहा है आपको उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। मतलब एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हम इससे ज़्यादा पैसा निकाल ही नहीं सकते। जो हमने पैसा निकाला है 10%, उसमें से पहले सेट ऑफ होंगे कंपनी के लॉसेस, अगर पिछले साल के लॉसेस हैं उस, और अगर कोई डेप्रिसिएशन है उसके बाद ही ये डिविडेंड डिक्लेयर होगा। और एट द एंड आफ्टर जब हम ये 10% निकाल लेंगे, मतलब 10% तक निकाल लिया, उसके बाद निकालने के बाद पैसा मिनिमम 15% बचना चाहिए। 15% ऑफ पेड अप कैपिटल रिमेन रहना चाहिए उस ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो उस केस में आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। ये इन्होंने ऑमिट कर दिया, आगे इन्होंने कुछ प्रोविजन में लेके आए हैं, मैं आपको बताऊंगा। थर्ड प्रोविजन कहता है कि कंपनी फ्री रिजर्व में से ही डिविडेंड देगी, फ्री रिजर्व में से ही डिविडेंड देगी, उस और किसी और में से नहीं दे सकती। आगे फोर्थ प्रोविजन जो उन्होंने डिलीट कर दी थी लाइन, वो यहाँ पे ऐड कर दी। ये एक ही बात बोल रहा है कि कंपनी तब तक डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेगी जब तक वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी अपने लॉसेस, और अगर कोई पिछले साल की डेप्रिसिएशन है जो प्रोवाइड फॉर नहीं की वो प्रोवाइड फॉर करोगे। सारी डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करने के बाद जो पैसा बचेगा उसके बेसिस पे आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे। मतलब जो पैसा आया मेरे पास 10%, उसमें से मैंने पिछले साल का इस साल का लॉसेस निकाल दिया, और उसके बाद मैंने माइनस कर दिया, उसमें से माइनस करोगे आप डेप्रिसिएशन। अगर पिछले साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनती है उसके बाद जो बचता है वो डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बिफोर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये अभी हमने पढ़ा ही है कि इस प्रोविजन के अंदर यही लिखा हुआ है कि कंपनी तब तक डिविडेंड नहीं देगी जब तक वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेगी P&L के अंदर, और कोई भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट पेंडिंग नहीं रहना चाहिए इस डेट तक। चाहे जितने साल की डेप्रिसिएशन हो, ऐड करो, इसमें से लेस करो, जो पैसा बचेगा उसके बाद डिक्लेयर कर दो डिविडेंड। रिस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सबसेक्शन 6
ऑफ 123। ये कहता है आप डिविडेंड नहीं दे सकते प्रोवाइडेड अगर आपने किसी से डिपॉजिट लिया हुआ है। मैंने इस आगे नेक्स्ट अपनी वीडियोस के अंदर एक वीडियो डाली हुई है डिपॉजिट्स की। जब हम डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ फिक्स एसेट्स तो हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, उस पेमेंट रीपे करना होता है उनका अमाउंट जो एफडी का जो हमने लिया है लोगों का। इन केस अगर हम फेल हो गए वो पे करने के लिए, अगर हम पे नहीं कर पाए, उस सेक्शंस को कंप्लायंस नहीं कर पाए, तो उस केस में आप डिविडेंड भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों का पैसा दोगे तभी तो अपने ऑनरों को पैसा दोगे ना डिविडेंड की फॉर्म में, अदरवाइज नहीं दे सकते आप। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट एजीएम। एजीएम में डिक्लेयर होगा डिविडेंड। डिविडेंड जो भी डिक्लेयर होगा एजीएम के अंदर डिक्लेयर होगा, और but it has no power to declare a dividend exceeding the amount recommended by the board। जो बोर्ड ने डिसाइड कर दिया उससे ऊपर नहीं जा सकता। जब एक बार डिक्लेयर हो गया डिविडेंड तो उसका ये डेट बन जाएगा, कंपनी को पे करना पड़ेगा। जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है वो एंटाइटल हो जाएंगे, कंपनी को स्यू कर देंगे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। A company can't pass a resolution for declare without passing a resolution for adoption। पहले आपने ये एनुअल अकाउंट्स को अडॉप्ट करना है एजीएम के अंदर, साथ के साथ ही आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे कि कंपनी इतना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो दोनों इकट्ठे ही होगा। उसके बाद डिविडेंड आप किस फॉर्म में दे सकते हो, कैश की फॉर्म में, डिविडेंड चेक की फॉर्म में, वारंट की फॉर्म में, और एक आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे सकते हो डिविडेंड। कुछ इससे रिलेटेड केस लॉस हैं जो आप एक बार इससे रिलेटेड पढ़ोगे आप। नेक्स्ट है डिविडेंड मैंडेट क्या होता है। डिविडेंड मैंडेट होता है कि रजिस्टर जो होल्डर होते हैं ना, वो कंपनी को बोल के रखते हैं कि भाई हमारा जो डिविडेंड हमारे अकाउंट में डाल दो, या जहाँ पे जॉइंट होल्डर है अगर उनका कोई डिविडेंड पेंडिंग रहता है तो वो आपको बता देंगे कि हमारे ये बंदे हैं फर्स्ट जिनका नाम लिखा हुआ है अदर देन फर्स्ट, मतलब जैसे मान लो ABCD, जिसका पहले नाम लिखा जाता है जर्नली कंपनी उसके अकाउंट में डाल देती है वो डिविडेंड। तो जहाँ पे जो ए बंदा है वो डिक्लेयर कर देता है कि हमारे जो सेकंड थर्ड पार्टीज हैं उनके अकाउंट में पैसा डाल दो, प्रोवाइडेड जो आप डिक्लेरेशन दोगे वो सारे के सारे जॉइंटली साइन करके देंगे, तो उस केस में आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया जाएगा। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसका जो मैंडेट है, वारंट है, राइट जिसे बोलते हैं, वो दिया जाएगा विद इन 30 डेज के अंदर। मतलब कम्युनिकेशन दी जाएगी कि भाई तुम्हारा पैसा हमारे पास है, हम आपका डिस्पर्स कर देंगे पैसा। बट अगर कंपनी ने फेल हो गई, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में फेल हो गई कंपनी अंडर सेक्शन 127, तो उस केस में क्या होगा देखो, कहता where a dividend has been declared by the company but has not been paid or warrant in respect has not been posted within 30 days from the declaration, तो उस केस में to any shareholder who is entitled to receipt of this dividend, then all the directors and company will be punishable with fine। डायरेक्टर को डिफ़ॉल्ट के लिए पनिशमेंट होगी 2 साल की सज़ा और फाइन 1000 रुपये पर डे जब तक ये डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू है, और कंपनी के लिए कंपनी को 18% के बेसिस पे ब्याज देना पड़ेगा जितना टाइम डिफ़ॉल्ट किया। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस, जहाँ पे पेनल्टी अप्लाई नहीं होती, जहाँ पे डिविडेंड नहीं पे कर पाया बिकॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ,
जहाँ पे शेयर होल्डर ने डायरेक्शन दे दी थी कि भाई इस अकाउंट में नहीं करना, मैं आपको अकाउंट दूंगा उसके बेसिस पे। जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है आपका, जहाँ पे डिविडेंड बनता था बट आपने एडजस्ट कर लिया, उससे पैसा भी लेना था आपने। वेयर फॉर एनी अदर रीज़न, अगर कोई भी फेलियर हुआ तो उस केस में आप पेनल्टी लगेगी आपको। अब कैसे आप पे कर सकते हो डिविडेंड? डिविडेंड को कैश में पे कर सकते हो, चेक में पे कर सकते हो, डिविडेंड वारंट में जो हमने पढ़ा है, और इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में ईसीएस मैंडेट बनता है, उसके बेसिस पे जा सकता है पैसा। अगर आपके पास डीमैट फॉर्म है, मतलब अगर आपने कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं कराई बट इलेक्ट्रॉनिक मोड के बेसिस पे आपका जो डाटा है वो कंपनी का चला गया, तो उस केस में डिविडेंड बेनिफिशियरी के पास जाएगा जिसका नाम रजिस्टर्ड है CDSL और NCDL के बेसिस पे, जो डीमैट होल्डर है एक तरह से। जो डिविडेंड होगा वो नियरेस्ट रुपी के अंदर राउंड ऑफ हो जाएगा, उसके बेसिस पे आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 डिफाइन करता है इंटरिम डिविडेंड। ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड होता है कि ये बोर्ड डिक्लेयर करती है, प्रपोज और फाइनलाइज्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड कभी भी कर सकती है, 2 AGM के बीच में जो भी आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डेट इज इंटरिम डिविडेंड। हर एक कंपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए हर क्वार्टर एंड में, मोस्ट ऑफ द कंपनी हर क्वार्टर एंड में वो डिक्लेयर करती है डिविडेंड, डेट इज इंटरिम डिविडेंड। हमने पीछे इसका प्रोसेस भी पढ़ा था कितने टाइम तक, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार। ये प्रोसेस पढ़ा था, यही सेम प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है। जब भी डिक्लेयर किया डिविडेंड कंपनी ने, सेक्शन 123 बोर्ड मीटिंग बैठी है, उसके 5 दिन के अंदर आपने डिपॉजिट कराना है एक सेपरेट अकाउंट में, जिसे बोलते हैं डिविडेंड अकाउंट। जो सेपरेट अकाउंट के अंदर 5 दिन के अंदर कराया है आपने, उसके 30 दिन के अंदर, मतलब जब आपने डिक्लेयर किया उसके 30 दिन के अंदर उसकी पेमेंट भी करनी है उस अकाउंट से। इन केस अगर आप पे नहीं कर पाए तो आपने नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर उसे ट्रांसफ़र करना है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अब कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनी 7 डेज़ के अंदर नहीं करती, तो उस केस में क्या होगा, आपको 90 डेज़ दिए जाएंगे। 90 डेज़ दिए जाएंगे कि आप पे कर दो, जो अनक्लेम डिविडेंड है जो वो आप पे कर सकते हो। अगर कोई भी शेयर होल्डर आता है आपके पास, आप पे कर दो उसे, ठीक है। या आप पब्लिश कर दो अपनी वेबसाइट के अंदर, एड्रेस पब्लिश कर दो, ठीक है। और उसके बाद आप अनपेड अमाउंट कितना है और उसके साथ के साथ कंपनी को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट उसे। अगर कंपनी कर ये 90 डेज़ के अंदर पेमेंट करती है तो ठीक है, ये तो कंपनी को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर। ये पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर 7 साल तक रहेगा। 7 साल के बाद ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। यही चीज़ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन लगता है इस डेफिनेशन का, जो सेक्शन है 2 सब सेक्शन 35। डिविडेंड के अंदर इंटरिम डिविडेंड भी आएगा। इंटरिम डिविडेंड यूजुअली मिडल ऑफ द ईयर में पे किया जाता है, जैसे इन्होंने बताया कि 2 AGM के बीच में। इंटरिम डिविडेंड देना ऑप्शनल है। वो कंपनीज, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे करते हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी है, कंपनी बहुत अच्छी है, तो वो अपनी मेंटेन करना चाहते हैं अपनी परफॉर्मेंस, तो उसके बेसिस पे वो हर क्वार्टर एंडिंग में या एक क्वार्टर छोड़ के वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। जब उन्होंने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो उसके
5 दिन के अंदर उन्हें एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता है। सेक्शन 123 सब सेक्शन 3 इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वही बता रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करेगा इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, किसी भी टाइम पे, फ्रॉम द क्लोजर टिल द होल्डिंग ऑफ एजीएम। कहाँ से करेगा? सरप्लस से करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में से कर देगा, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर। सच इंटरिम डिविडेंड इज sought to be declared or out of profit generated in the financial year till the quarter preceding the date of declaration। प्रोवाइडेड इसके अंदर एक कंडीशन बस यही होती है कि जो आप डिक्लेयर करना चाहते हो पिछले 3 साल का जो रेट होता है उससे ज़्यादा ना करो बस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यही, प्रोवाइडेड such interim dividend shall not be declared at the higher rate than the average dividend declared by the company during the immediate preceding 3 financial year। और रेट का हमने ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमें जो भी इंटरिम डिविडेंड होगा या फाइनल डिविडेंड होगा एक बैंक अकाउंट में, सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। वो डील करता है सेक्शन 123(4)। 5 दिन के अंदर, जब हमने डिक्लेयर किया है उसके 5 दिन के अंदर आपको ये डिपॉजिट कराना पड़ेगा। या बोर्ड ने डिक्लेयर किया या मीटिंग में डिस्कशन हुई है जब एनुअल जनरल मीटिंग में, उसके 5 दिन के अंदर हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। दिस रूल रेगुलेटिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व इन केस अगर कंपनी के पास इनएडुकेट या एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है तो उस केस में जो प्रोविजन रिलेटिंग टू डिपॉजिट इन सेपरेट अकाउंट विद इन 5 days ऑफ द डिक्लेरेशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ दोज गवर्नमेंट विच एंटायर पेमेंट पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो, कंपनी के पास कई बार पैसा देने के लिए नहीं होता, इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट होती है, बट कंपनी को लगता है कि हमने डिविडेंड काफ़ी टाइम हो गया नहीं दिया बट हमें देना चाहिए, तो पास्ट प्रॉफिट्स में से दे सकते हैं। बट वो कंडीशन जो 5 days की है वो इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होती। अगर ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और जो एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल है हेल्ड बाय द गवर्नमेंट है उस केस में। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपको बताता है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रपोर्शन, कि कौन से प्रपोर्शन पे दिया जाएगा, टू द टाइम और अमाउंट पेड। कहता आर्टिकल ऑथराइज नहीं करता कंपनी को कि जो पेमेंट है डिविडेंड की इन प्रपोर्शन टू अमाउंट पेड अप ऑन ईच शेयर, बट ये ऑथराइज करता है कि ये आपने देना है अपने called up in proportion to called up amount on nominal value. Dividend has to be paid to all shareholder in the same proportion irrespective of the time factor। होता क्या है कि आपको पता होगा कि हर एक कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है, डिविडेंड डिक्लेयर की एक रिकॉर्ड डेट होती है। देखो, कंपनी को इर्रेस्पेक्टिव चाहे आप उसके मेंबर हो नहीं हो कुछ भी नहीं हो, आपका एक डीमैट अकाउंट है, आपको बता दिया कि कंपनी ने 5 दिन बाद डिविडेंड देना है और आज उसकी रिकॉर्ड डेट है। रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है अगर आज आप उसके शेयर ले लोगे तो उसके बाद आपको एलिजिबल हो जाओगे उस डिविडेंड के लिए, चाहे आप उसके शेयर होल्डर हो या नहीं हो, इर्रेस्पेक्टिव आपको डिविडेंड मिलेगा। जैसे इन्होंने यही बताया है कि if the company has made allotment of new shares on this, the new shareholder shall be eligible to participate and receive the dividend for the whole of the year irrespective that they have bought the capital on 28th। उसे पूरे साल का मिलेगा। और रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है आपको उस तारीख के पास शेयर होने चाहिए, अगर नहीं है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, अगर आपके पास शेयर हैं तो उस केस में आपको डिविडेंड मिल जाएगा।
नेक्स्ट है अनपेड डिविडेंड। अब होता क्या है कि कुछ शेयर होल्डर को पता नहीं होता कि हमारे पास शेयर्स हैं, कंपनी बहुत कोशिश करती है, उनके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं। उस केस में कंपनी कांटेक्ट तो करती है बट वो ट्रेस नहीं हो पाते। तो सेक्शन 124 बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, बोर्ड ने किया है या कंपनी ने जनरल मीटिंग में किया है, इंटरिम या फाइनल डिविडेंड, अगर वो क्लेम नहीं होता 30 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, तो उस केस में आपको उस अमाउंट को एक अकाउंट में डालना पड़ता है, दैट इज अनपेड डिविडेंड अकाउंट, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 days। 30 दिन जैसे ही खत्म हुए उसके 7 दिन के अंदर आपको ट्रांसफर करना पड़ता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर। अगर कंपनी ये डिविडेंड नहीं ट्रांसफर करती एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर, तो सेक्शन 124(3) कहता है कि जो भी कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है, ट्रांसफ़र नहीं किया, तो उस केस में कंपनी को पे करेगी इंटरेस्ट 12% के हिसाब से, जब तक वो पेमेंट नहीं करती, जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं करती। इन प्रैक्टिकल बता रहा है कि कंपनी करती क्या है, जिस अकाउंट में, जिस बैंक अकाउंट या शेड्यूल बैंक के अंदर उनका खाता है, जिस अकाउंट के अंदर एक डिविडेंड सेपरेट ट्रांसफ़र किया है 7 दिन के अंदर, उसी अकाउंट के अंदर कंपनी क्या करती है, उसी अकाउंट से ही पेमेंट कर देती है और उसी शेड्यूल बैंक के अंदर ही एक दूसरे अकाउंट खुलवा लेती है, डैट इज़ अनपेड डिविडेंड अकाउंट, मतलब सेम बैंक के अंदर। डिटेल ऑफ अनपेड डिविडेंड टू बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट। अब अगर कंपनी को करना क्या होता है, कंपनी को सारी डिटेल, सेक्शन 124 बताता है कंपनी को सारी डिटेल 90 डेज़ के अंदर आपने जब ट्रांसफ़र किया, सारी की सारी डिटेल आपको देनी पड़ती है। आपको एक वेबसाइट के अंदर बताना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग हैं, क्या क्या एड्रेस है जिन्हें पैसा नहीं पे हुआ, ठीक है, ताकि कंपनी उसे ऑनर कर सके, वेबसाइट के अंदर शो करेगी। बैंक में ऑनर डिविडेंड वारंट अप टू 7 ईयर। अब आपने ट्रांसफ़र कर दिया, लोग आए नहीं तो ट्रांसफ़र कर दिया आपने कहाँ पे, आपने एक अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो उस केस में मान लो अगर कोई बंदा आ गया, तो उस केस में सेक्शन कौन सा अप्लाई होता है, 124 सब सेक्शन 4। ये पावर देता है कंपनी को टू इंश्योर दैट द मेंबर हु हैज़ नॉट एनकैश्ड देयर डिविडेंड वारंट, वो क्लेम कर सकता है बाय प्रेजेंटिंग देयर रीवैलिडेटेड वारंट। वारंट प्रेजेंट करेगा बैंक को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर, 7 साल तक उसमें पैसा रहेगा। 7 साल के अंदर वो कभी भी बैंक से मांग सकता है, कंपनी को एप्लीकेशन देगा, कंपनी एक रीवैलिडेशन वारंट इशू करके देगी और वहाँ से वो पैसा ले सकता है। नेक्स्ट है एक्शन बाय कंपनी आफ्टर 7 ईयर। अब 7 साल हो गए, कुछ लोग आए चले गए, कुछ लोग आए पैसा अपना ले गए, रीवैलिडेशन करा गए, वारंट ले गए अपना और डिविडेंड एनकैश करा गए, बट कुछ लोग आए नहीं हैं जिन्हें पता ही नहीं है। तो उस केस में जब 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपने इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के अंदर। कंपनी एक सेंड करेगी स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म में अथॉरिटी को, और कमेटी एक बनाएगी, फंड एक बनाएगी जिसके अंदर ये पैसा डिपॉजिट कराया जाएगा, जिसका नाम होगा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अनपेड डिविडेंड, सेक्शन 124 सब सेक्शन 6। होता क्या है कि जैसे मान लो 7 साल हो गए, अब कहीं किसी को पता लगा कि भाई मेरे शेयर थे और मेरा पैसा यहाँ फंसा हुआ है, वो क्या करेगा, अपना पैसा निकलवाने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो पैसा अपना निकलवा सकता है फ्रॉम इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड।
से पैसा निकलवा सकता है अगर वो सारी प्रोसीजर को फॉलो कर देता है। नेक्स्ट स्टेप, पनिशमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑन डिविडेंड। अगर कोई भी आप डिफ़ॉल्ट करते हो, इन कंप्लायंसेस को फुलफ़िल नहीं करते, तो उस केस में 5 लाख का फ़ाइन, और ये फ़ाइन आपका 25 लाख तक हो सकता है। जो भी ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हें फ़ाइन भी लग सकता है 1 लाख का, और विच मे बी एक्सटेंडेड टू 5 लाख। यहाँ तक था डिविडेंड क्या होता है, कैसे पे किया जाता है, क्या होता है। अब हमने एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर करना है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराऊंगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। ये थोड़ा सा बड़ा है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।